नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक विशेष क्लास लेके आया हूं ताकि आपको जो कल एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ये क्लास। हिंदी की जो सीईटी की क्लास ले रहे हैं हम, हिंदी स्पेशल के, ताकि इसमें ग्रामर के सभी टॉपिक हमने डाल दिए। इसमें वीडियो, पूरी वीडियो के अंदर सारे के सारे टॉपिक डाल दिए जो लगभग हिंदी ग्रामर में हैं। तो आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, आप इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। हर प्रकार के टॉपिक है और मैं सभी टॉपिकों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक टेस्ट सीरीज़ ही है एक तरह की। आप इस टेस्ट को लगाना पहले और फिर आप देखना इस पूरी वीडियो को कि इसमें किस प्रकार से मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी ऑप्शनों का जो जो दिए हुए उनके बारे में मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास है। देखो ये देखो दे रखा है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है। देखो ऑप्शन दे रखा है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय और द्विगु समास। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि त्रिभुवन यानी कि जिस पद में संख्यावाचक लिखा हो, यानी कि संख्या लिखी हो, कोई भी संख्या दी हो, वहाँ पर कौन सा समास आएगा, द्विगु। द्विगु से समझ लो आप कि द्वि मतलब होता है दो, है ना। किसी भी कोई भी वाक्य आपको कोई भी शब्द दिया होगा उसमें प्रथम पद संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास ही होगा, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है कि वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, और बहुव्रीहि समास में कोई ना कोई देवी देवता का नाम तो जरूर आएगा। सीधी सी बात याद रखो, आप इस बहुव्रीहि की बात याद रखना। बहुव्रीहि के समास के बारे में लगभग सीईटी में पूछा जाता है, या द्विगु या द्वंद्व, ये तीन समासों के बारे में 100% पूछा जाएगा आपसे। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक होगा पहला पद, और द्वंद्व समास अगर आ जाए तो एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार से आ गया माता और पिता। देखो माता, इस प्रकार से निशान लगा होगा बीच में, माता पिता, माता और पिता, वो द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है ना, द्विगु समास में संख्यावाचक, कर्मधारय में विशेषता बताया जाएगी, और बहुव्रीहि समास में किसी देवी देवता के बारे में बताया जाएगा। और तत्पुरुष समास के बारे में, तत्पुरुष समास में बता देता हूँ कि तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है कि इसमें जितने भी जो कारक चिन्ह आपके आते हैं वो सारे के सारे तत्पुरुष समास में ही आते हैं, इसकी आप टेंशन नहीं लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, यह वाक्य है। वाक्य का प्रकार है एक, आपको पता है ना, वाक्य का प्रकार है, तो वाक्य कौन सा होगा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे। देखो संकेतवाचक, विधानवाचक, संकेत, विधान, इच्छावाचक या विस्मयवाचक। ठीक है ना, इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सा है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें हमें कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं और कितने नहीं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त करे, इसमें कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक। ठीक है ना, इच्छा व्यक्त हो रही है, इसमें इच्छावाचक वाक्य होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ये बात आप ध्यान रखा करो भाई, नहीं पे बच्चे ध्यान नहीं देते। ये जो नहीं लिखा हुआ है ना, आप यस पढ़ते रहते हो और नहीं पर ध्यान नहीं देते। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं बताना है आपने। ठीक है, नहीं के बारे में बताना है। देखो शाम, रात, कलेवा, आंखें। अब आप एक बात दिमाग में रखना, इस प्रकार से आप देख लिया करो ना कि शाम होने लगी या शाम हो रही है, ये तो हो गया स्त्रीलिंग। रात हो रही है, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग में ही आ गया क्योंकि एक लेडीज के बारे में बात हो रही है। आंखें खुल गई, ये भी एक स्त्रीलिंग है। और कलेवा, कलेवा होता है सुबह का भोजन जो करते हो ना आप, उसे कलेवा कहते हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग हो गया ये, तो इसलिए स्त्रीलिंग नहीं है, तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, रिजुता का सही विलोम बताना है आपने। रिजुता, ठीक है, रिजुता का सही विलोम बताना है। टेढ़ापन या वक्रता या बांकपन या तिरछापन। देखो रिजुता का सही विलोम क्या होगा, वक्रता, ये ध्यान रखना भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या, तत्सम बताना है भाई। ये साखी तो एक तद्भव है। एक बात ध्यान रखना, इस प्रकार का शय लगा होगा तो वो शय किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है।
तो आप खुद ही देख लें कि साक्षी, देखो शिक्षा तो होगा ही नहीं इसका, ये तो काट दो। फिर सखी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साक्षी है, कोई नहीं। ये देखो साक्षी, देखो इस ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, साक्षी। ये शय मैंने आपको बता दिया है किस में बदला हुआ है, ख में बदला हुआ है, तो ये एक तत्सम शब्द हो गया, ठीक है ना। साक्षी एक तद्भव है और साक्षी जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से किस क्रिया शब्द का लिंग नहीं बदलता, ठीक है ना। किस क्रिया शब्द का लिंग नहीं बदलता। देखो चाचे का तो चाची बन जाता है, ठीक है इसका तो, और छात्र का छात्रा, मामा का मामी, साइकिल का लिंग नहीं बदलता, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, लिंग नहीं बदलता। ये नहीं पे ध्यान रखना आप, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, नहीं भी आप ध्यान नहीं रखते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, थ किस वर्ग का व्यंजन है, ये आपने बताना है थ के बारे में। अब ये एक आपको मैं बात बताता हूँ, आप एक ही बात दिमाग में रखना, कै, च, ट और तय, ठीक है ना। ये कचट तप याद रखना, पै भी होता है एक, कचट तप याद रखना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये जो पहला वर्ण की जो लाइन होती है वो तो होती है कंठ, इसमें इसको तो कंठ में लेना है, ठीक है ना। फिर ये होती है तालु, 2 नंबर पे तालु, फिर मूर्धन्य, ये मूर्धन्य हो गई, ठीक है। और आगे दंत हो गया, तय वाली लाइन जो है वो दंत में आती है, और पै वाली लाइन किस में आती है, पै वाली जो लाइन है वो ओष्ठ में आती है, ठीक है ना, ओष्ठ, ये ध्यान रखना भी, पै वाली लाइन ओष्ठ में आती है। अब देखो थ किस वर्ग का व्यंजन है, थ पूछा है तो थ कौन सी लाइन में आता है, देखो तय तख्ती थ थन द द्व, इसमें आ रहा है ना, देखो थ, तो ये कौन सा हो गया, दंत, ये रसी। इस प्रकार से आप ये चीज ध्यान रखना, 100% इसके बारे में क्वेश्चन आपका सीईटी एग्जाम में आप कल मेरे को जरूर बताना, इसमें से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसी 7 नंबर क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में फीड कर लो कि इसके ऊपर आधारित एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो अघोष और सहघोष व्यंजन पूछ लेगा। अगर अघोष और सहघोष व्यंजन पूछे आपसे तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, अघोष और सहघोष के बारे में। देखो अघोष और सहघोष क्या होते हैं, अघोष और सहघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपके कै और ख वाली 2 लाइनें, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लाइन अघोष में आती है, और 3, 4 और 5 ये सहघोष व्यंजन में आती है। ध्यान से पढ़ के जाना इन क्वेश्चनों को, 100% आएगा पेपर में, ठीक है ना। इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। और अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में अगर पूछ ले तो वो भी मैं आपको बताता हूं। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है, जो आपके व्यंजन लिखे होते हैं ना, जो क्या लिखते हो आप, अल्प प्राण के अंदर जो 1, 3 और 5 ये लाइनें जो है तीनों की तीनों पूरी की पूरी लाइनें अल्प प्राण में आएंगी। और महाप्राण होता है जो बच जाती है आपकी, कौन सी बच गई, एक तो 2 नंबर बच गई और 4 नंबर, ये दोनों की दोनों महाप्राण में आएगी भाई, ये ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों लाइनें महाप्राण में आएगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं बार बार कह रहा हूं, इसके बारे में जरूर पूछेगा 100%। आगे देखो पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है ये बताना है आपने भी, पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं, ये आपने बताना है। पुस्तक, देखो पुस्तक के बारे में आप बोल के देख लिया करो ना, कि पुस्तक गिर गई है ना, या किताब गिर गई, कुछ भी कह सकते हो आप, तो क्या आएगा इसमें, स्त्रीलिंग आ जाएगा, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, गौशाला में कौन सा समास है। देखो भाई गौशाला में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुरे समास तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें देवी देवते की बात नहीं हो रही। द्विगु समास मैंने आपको बता दिया था कि इसमें संख्या की बात नहीं हो रही। और द्वंद्व के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व के अंदर क्या होता है, अभी एक दूसरे के अपोजिट आएगा, है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या होगा, गौशाला, तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष बच गया इसमें, क्योंकि कारकों की बात हो रही है, कारक चिन्हों की बात हो रही है, इसमें कारक लगेगा गौशाला, गायों के लिए शाला, यानी कि है ना, गायों के लिए घर या गौ के लिए शाला, तो के लिए लग गया, संप्रदान तत्पुरुष लग गया इसके अंदर।
इसलिए ये तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन, अर्वाचीन का तो आपको पता ही है, अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग के बारे में पूछ रहे हैं। देखो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लग जाए, ठीक है ना, और प्रत्यय होता है जो बाद में लगे। प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो आगे लगते हैं। देखो अलंकार में, अलंकार में उपसर्ग कौन सा, ये बिंदी जो होती है ना, वो मैं होता है आधा। ये देखो इस प्रकार से मैं बनेगा, ये हलंत लगाकर। अलम प्लस कार होगा कौन सा, देखो अलन हो गया, ये तो अल हो गया, ये अल, ये अलम, ये रहा। इस प्रकार से ये डी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ठीक है, हमेशा बिंदी को मैं ही मानना है। अब देखो प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मैंने आपको बता दिया, जो आगे लगते हैं, जो शुरू में लगेंगे। ये देखो यहाँ पे लगेंगे जो आगे आगे, इस प्रकार से जो शुरू में लगेंगे वो होते हैं उपसर्ग, और जो अंत में लगते हैं वो होते हैं प्रत्यय। यहाँ पे लगते हैं जो, वो क्या होते हैं, प्रत्यय। ठीक है ना। अब देखो प्राग ऐतिहासिक में क्या लगता है, बच्चे क्या करते हैं, प्राग लगा देते हैं। प्राग तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि प्राग गै जो है वो व्यंजन, जिसे संधि वगैरह करते हो ना, उसमें आप विस्तार से देखना हमारी संधि की वीडियो, उसमें हमने विस्तार से बताए हुए। जिससे देखो इसको क्या लगेगा, ये प्राक हो गया, प्राक प्लस ऐतिहासिक। ठीक है ना, उपसर्ग प्राक लगा हुआ है इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, उसका कोट पुराना था। देखो क्या लिखा हुआ है, उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है, देखो भी पुराना क्या है। पुराना एक तरह तो देखो आप सीधी सी बात रखो, विशेषण है पुराना, क्योंकि इस कोट की विशेषता बता रहा है। कोट कैसा है, आपको इतने दिमाग लगा लो कि कोट किस प्रकार का है, पुराना है या नया है या किस प्रकार का है, वो विशेषता बता रहा है कोट की, कि कोट कैसा है। कोट कैसा है, अभी पुराना है, इसलिए ये विशेषण हो गया है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भुलक्कड़, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय बताना है। प्रत्यय मैंने आपको बता दिया, जो पीछे लगते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके पीछे उपसर्ग कौन सा, तो जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। ठीक है, भुलक्कड़ में देखो भूल प्लस अक्कड़, ये ध्यान रखना भी, आप इसका विच्छेद कर लिया करो ताकि आपको आसानी रहे बनाने के लिए, उपसर्ग और प्रत्यय करने के लिए आसानी रहेगी। भूल प्लस अक्कड़ मतलब ये रहा, देखो अक्कड़, भुलक्कड़ बन गया ना, तो ये प्रत्यय हो गया अक्कड़ इसमें। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि आप सभी को पता है, इसका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि होगा। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जगदीश में कौन सी संधि है। मैं आपको पहले बता दिया कि हमारी संधि की बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है, यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना पिछली वीडियो में, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया हुआ है। ये ध्यान रखना भी संधि को। ये देखो जगदीश में कौन सी संधि है, ये जगदीश मैंने आप पीछे भी बताया था एक क्वेश्चन, कि ये गै है वो क्या बन जाता है, तय बन जाता है ना। इसकी क्या होगी संधि विच्छेद, जगत प्लस ईश। देखो इस प्रकार से बन जाएगी ये संधि, जगत प्लस ईश। तो ये जगत गै बदला गया किसमें, तय में, तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया, व्यंजन संधि होगी। यहाँ पे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें तो व्यंजन संधि है जगदीश में। दीर्घ संधि देखो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ सभी संधियों के बारे में। दीर्घ संधि कौन सी होती है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिसमें बड़ी मात्रा लगी हो। देखो जैसे विद्यालय आ गया, बड़े आ की मात्रा, ये देखो यहाँ लगी हुई है ना, ये रही आ की मात्रा, बड़ी मात्रा लगी हो तो वहाँ आ की या ऊ की या ई की, ये ध्यान रखना भी, जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ संधि ही कर देना आप, ये ध्यान रखना, सीधी आंखें बंद करके। गुण संधि कौन सी होती है, जिसके ऊपर एक मात्रा लगी हो, जैसे गणेश, देखो ठीक है, एक मात्रा लगी है ना ऊपर, एक मात्रा लगी हो वहाँ गुण संधि होगी। अयधि संधि कौन सी होती है, जिसमें आय आव इनकी आवाजें आती हो, आय, ठीक है ना। जैसे मान लो पवन, इसको बोल के देखना है, पैवन, अब की आवाज आ रही है ना, तो ये कौन सी होगी, अयधि संधि होगी। ठीक है ना। अभी जगदीश में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना भी, एक एक ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय में देखो, मृत्युंजय कौन क्या होता है। देखो पहली बात तो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बता दिया था, आंसर को काटना सीखो पहले तो, ठीक है ना, आंसर को काटना सीखो। द्विगु समास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें संख्यावाचक नहीं है। द्विगु में क्या होती है,
संख्या दी होती है स्टार्टिंग में। कर्मधारय में क्या होती है, विशेषता बताई होती है। द्वंद में क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, विलोम होता है ना। जैसे मैंने बताया था माता पिता, दाल रोटी, भाई बहन, वो सारे के सारे द्वंद में आएगा। तो रह क्या गया इसमें, बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर होगा। मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, कौन है वो, भगवान शिव है ना। उसकी बात, शिव की बात हो रही है। मैंने बता दिया था कि देवी देवताओं की बात हो तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। पहली बात तो आप काटना सीख जाओगे तो आंसर आपका बिल्कुल राइट आएगा, मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। पीने की इच्छा रखने वाला, वो तो आपको सीधे सी पता है, ये शब्दांश के लिए एक शब्द है, जो बहुत शब्द के लिए एक शब्द आता है ना एग्जाम में, उस प्रकार का। पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, पिपासु कहलाता है भाई। ये क्वेश्चन आंसर नंबर सी राइट आंसर है बिल्कुल। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखो। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपने, शुद्ध वाक्य का चयन करना। देखो पहला क्या है, भारत में अनेक जाति है, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य बताना है, भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। ये शुद्ध शब्द आपने जरूर अपने पहले आंसर की पूरे का पूरा पेपर हल करके मेरे को बताना कि कितने आपके आंसर इसमें से राइट आ रहे हैं और कितने रॉन्ग, ठीक है ना। इसमें देखो कौन सा राइट आ जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, ये सही बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ये पूरे का पूरा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। देखो मैंने पहले आपको वर्णों के बारे में पीछे बताया हुआ है, तो आप संयुक्त व्यंजनों के बारे में और देख लें थोड़ा सा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो होता है शय इस प्रकार से, और एक होता है त्रय, फिर एक होता है ज्ञानी होता है ना जो अंत में आता है जो, फिर एक होता है शय इस प्रकार से जो श्री वाला लगाते हो। ये 4 संयुक्त व्यंजन है आपके, ठीक है ना। जो वर्णमाला होती है उसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये ध्यान रखना। इनकी संख्या भी कई बार पूछ लेता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। अब इसने पूछा क्या है, अपने से पूछा है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ठीक है ना, कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखो त्रय तो है, आपको मैंने लिखवा दिया, ये भी है और ये भी है, ये नहीं है संयुक्त व्यंजन में, ठीक है। ये व्यंजन वाला जरूर ध्यान से देखना भी, इन व्यंजनों में से 100% 1 या 2 क्वेश्चन या 3 जरूर आता है, और सेकंड ग्रेड में तो 6-7 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। आगे देखो हमने अपनी वीडियो में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवा रखा है इनको व्यंजनों को। अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग है, देखो उपसर्ग के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो आगे लगेंगे वो उपसर्ग और पीछे लगेंगे वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। इसमें अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, अति लगा हुआ है, देखो ठीक है ना। ए तो है ही नहीं, इसको तो काट दो, अप भी नहीं है और अब भी नहीं है, ये रहा अति, स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है, क्या कहलाता है, आवश्यकता से जो अधिक धन आप त्याग करते तो अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है ना, अपरिग्रह। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किस शब्द का विलोम अगम है। अब विलोम शब्दों के बारे में भी लगभग कल वाले एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। विलोम शब्द भी, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है ना। विलोम किसका पूछना है, इसने अगम का पूछ रखा। अगम का विलोम शब्द क्या होगा, सुगम, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। अंजनी सूक्त में समास बताइए भाई, किसका पूछ रखा है, अंजनी सूक्त का, अंजनी सूक्त का समास पूछ रखा है इसने कि अंजनी सूत्र में कौन सा समास होता है। देखो द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता, काट दो इसको। कर्म द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि विशेषता थोड़ी ना बता रहा है। तत्पुरुष नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कारक चिन्ह नहीं आ रहे। अंजनी सूत्र का मतलब है ये बजरंगबली की बात कर रहा है, ठीक है ना, हनुमान जी की बात कर रहा है, तो ये इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आपके समास और संधि बिल्कुल कभी नहीं गलत आएंगे अगर आप हमारी वीडियो को ध्यान से पूरी देखते हो तो। अब आगे देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। बहिष्कार का, ये तो आपको सभी को पता चल रहा है कि इस प्रकार से शय या इस प्रकार से शय आ जाए तो वो विसर्ग संधि का ही उदाहरण होता है। तो इसमें क्या होगा, बहि धन कार, ठीक है ना। ये विसर्ग संधि का चिन्ह लग गया, इस शय की जगह लगा हुआ है, देखो ये शय दे रखा ना यहाँ पे, इसकी जगह ये विसर्ग चिन्ह लग गया, तो बहि प्लस कार हो गया, ठीक है ना। आगे चलो, अब देखो भाई अध्ययन में कौन सी संधि है, ये ध्यान रखना है भाई। अध्ययन का देखो अब संधि के बारे में, संधि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी बिल्कुल शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो, आज में आराम से समझ आ जाएगा आपका। संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा कल वाले एग्जाम में अगर आज भी आप वीडियो देखते हो तो। देखो
दीर्घ संधि का मैंने बता दिया था, बड़ी मात्रा लगेगी इसके अंदर तो, ठीक है। और गुण संधि में ऊपर एक मात्रा लगी होती है। यण में और अयदि का मैंने बता दिया था, अब आय, ठीक है ना, आय, ये आवाज़ आएगी, ध्वनि आएगी इनकी, तो अयदि संधि होगा। और यण संधि क्या होती है? यण संधि में य, रे, ले और वै से पहले कोई आधा शब्द आए, इनसे पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ यण संधि होगा। इसकी अनुसार यण संधि ही है। देखो अध्ययन, इस य से पहले क्या आ रहा है? देखो भाई, इस य से पहले क्या आ रहा है? आधा शब्द आ रहा है ना कोई न कोई। तो य, वै, रे, ले से पहले कोई आधा वर्ण आए तो वहां पर क्या होती है? यण संधि होती है, ठीक है। लगभग संधि का मैंने पूरा ही करवा दिया। अब देखो अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? है तो यण संधि है ना इसमें, परंतु अब देखो अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग तो हो ही नहीं सकती इसमें। अभी प्लस उदय, ये दय नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। देखो बच क्या गया आपके पास। काटना सीखो, अगर काटोगे तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखो, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? रामायण का देखो भाई, रामायण का संधि विच्छेद, पहले तो मेरे को ये संधि आपने बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया है और इसको बोल के देखना कि ये कौन सी संधि है और आप बताओगे इसके बारे में, ठीक है ना। संधि का प्रकार आपने बताना है, मैं आपको सीधे बताता हूँ। राम प्लस अयन तो क्या हो गया? रामायण, ठीक है ना, संधि विच्छेद इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखो संख्या मैंने आपको बताए थे, ये चार तो क्या थे? चार तो मैंने बता दिए ना, ये क्या थे? संयुक्त संयुक्त व्यंजन थे, है ना। ये चार संयुक्त व्यंजन मैंने बता दिए आपको। और अयोगवाह वर्णों की बात हो रही है, अयोगवाह की, ठीक है ना। अयोगवाह वैसे तो दो होते हैं, ठीक है ना। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह संख्या? देखो ये दो आंसर है, एक तो होता है अंग और एक होता है अ। ये दो जो होते हैं वो अयोगवाहक वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं यानी कि, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भी। आपको पता है कि टोटल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 44, ठीक है ना। जिनमें से 11 तो स्वर होते हैं, ये ध्यान रखना, देख के जाना इनको। 11 स्वर और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। जिनमें से दो ये आ जाएंगे, अयोगवाहक व्यंजन आ जाएंगे। अयोगवाहक व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? दो। ये राइट आंसर सी हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 30, पै वर्ग का उच्चारण स्थान। देखो पहले क्वेश्चन जो एक आ चुका है थे वाला, अब आपने ये ध्यान रखना कि पै वर्ग कौन से में आता है। पहले भी मैंने करवा दिया कि ये पै कौन से में आएगा, ये ध्यान रखना भी। पै आएगा ओष्ठ में, ठीक है ना। थोड़ा देखो पै किस में आएगा? ओष्ठ में आएगा भाई। देखो मैंने अभी आपको मैं बता के गया हूं कि इस प्रकार से कै, चे, टे, तय और पै लिख लेना, ठीक है ना। ये तो तयकंठ, पहला तो तयकंठ, फिर होता है तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, और ये पै वाला कौन सा होता है? ओष्ठ में आता है। ये लाइन पूरी की पूरी, पै पतंग, फै फल, बै बकरी, भै भेड़, ये सिस्टम जो पूरी की पूरी लाइन है वो ओष्ठ में आएगी। तो इसने पै का ही अपने से पूछा है, तो पै किस में आता है? ओष्ठ में आता है, ठीक है ना। अब देखो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है ये, क्षय, त्रय, गय और श्रय कहे जाते हैं। ये आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका क्या आंसर आएगा। मैंने अभी वीडियो में पूरी में बता दिया इन चारों के बारे में कि ये चार क्या चीज़ है। इन चारों में से बताना है आपने, दीर्घ व्यंजन है या व्यंजन है या स्वर है। देखो संयुक्त व्यंजन है या फिर दीर्घ व्यंजन है या व्यंजन है या स्वर है। इन चारों के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्षय, त्रय, गय और श्रय में से क्या है ये चारों, ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंडों तक पहुंच जाए और आपको बहुत ही लाभ मिले इस वीडियो का। कल आपको एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। पूरी की पूरी कंप्लीट हिंदी लगभग करवा दी मैंने, और आप 100% आप देखोगे कल एग्जाम में कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अपनी इस 30-31 क्वेश्चनों में से लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे। ये व्यंजन तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ। व्यंजन और संधि और समास जो मैंने बता दिया उनमें से 100% आएगा। आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताया है। आप अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें और सभी
ज़्यादा से ज़्यादा देखें इस वीडियो को और पूरी वीडियो देखें, ऐसे नहीं स्किप कर दें। ठीक है, धन्यवाद।